अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका इंस्ट्रक्टर मंसूर फारूकी और कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन सीरीज की इस नई वीडियो में आपको खुशामदीद। स्टूडेंट्स, ये बात हम बारहा डिस्कस कर चुके हैं कि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस किसी भी एंट्री टेस्ट का बड़ा लाजमी हिस्सा है और इन सवालों को अच्छे से सॉल्व किए बगैर अच्छे मार्क्स हासिल करना नामुमकिन है। तो आए इस वीडियो को शुरू करते हैं, इसके क्वेश्चंस को समझते हैं, नई टेक्निक्स को सीखते हैं और उसके बाद नियर पेयर क्वेश्चन बैंक में मौजूद सवालों की भरपूर प्रैक्टिस करके इस किस्म के सवालों पर भरपूर अबूर हासिल करते हैं, ताकि जब भी इस तरह का कोई सवाल आए तो हम बगैर परेशानी के उसे अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल वो जी, फॉर अ डायटोमिक गैस CV इज इक्वल टू 5R/2, देयरफॉर गैमा फॉर दिस गैस इज। अब देखें, हमारे पास CV गिवन है, गैमा पूछा गया है और गैमा की वैल्यू बराबर होती है CP/CV के। अब हमें CP कैलकुलेट करना है और CP माइनस CV होता है R के बराबर। तो CP इज इक्वल टू R प्लस CV। R ऐसे लिखेंगे, CV की वैल्यू 5R/2, इसका एलसीएम ले लें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2R प्लस 5R, तो ये बन गया आपके पास 7R/2। अब हमें तो गैमा कैलकुलेट करना है ना, ये तो अभी जस्ट हमारे पास CP की वैल्यू आई है। तो हम कहते हैं कि जनाब गैमा किसके बराबर होगा, तो गैमा बराबर हो जाएगा 7R/2 डिवाइडेड बाय 5R/2। 2 से कैंसिल, R से कैंसिल, तो आपके पास आ गया 7/5। यानी ऑप्शन C यहां पर बेस्ट ऑप्शन है। अगला सवाल देखते हैं। वो कहते हैं मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ऑफ 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस ईच रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ कैपेसिटर ऑफ 5 माइक्रोफैरेड इज। अब याद रखिएगा, कैपेसिटर्स के केस में जब कैपेसिटर्स को आप सीरीज में कंबाइन कर रहे होते हैं तो यहां पर इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बराबर होती है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। और जब यही काम आप पैरेलल में कर रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि अब ये हमारे पास सिंपल अर्थमेटिक सम होता है। अब कहने की बात यह है कि अगर आप 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ेंगे तो आंसर तो 2 से कम होना शुरू हो जाएगा। अगर आप उन्हें पैरेलल में जोड़ेंगे तो उसका आंसर 2, 4, 6, 8 हो सकता है, उसका आंसर 5 माइक्रोफैरेड नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करें? इसका मतलब यह है कि हमें कोई मिक्स कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। मिक्स कॉम्बिनेशन हम कैसे बनाएंगे? हम सबसे पहले एक काम करते हैं और वो काम ये करते हैं कि हम सबसे पहले 2 कैपेसिटर्स लगाते हैं पैरेलल में। हम 2 कैपेसिटर्स लगाते हैं पैरेलल में। अब ये जो 2 कैपेसिटर आपने पैरेलल में जोड़ दिए ना, इनकी टोटल कैपेसिटेंस बन गई 4 माइक्रोफैरेड। अब हम एक काम करते हैं, हम यहां पर 2 कैपेसिटर्स सीरीज में जोड़कर उस सीरीज कॉम्बिनेशन को इस पहले वाले पैरेलल के साथ पैरेलल जोड़ देते हैं। अब यहां पर अगर आप देखें तो आपको बड़ा क्लियर नजर आएगा कि ये 2 माइक्रोफैरेड, ये 2 माइक्रोफैरेड और ये 2 और ये 2, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन जो है वो मिलकर आपके पास आ रहा है 1 माइक्रोफैरेड। अब ये 1 माइक्रोफैरेड प्लस 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड प्लस 2 माइक्रोफैरेड, इट बिकम्स 5 माइक्रोफैरेड। यानी उसने हमसे जो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स पूछे थे तो हम कह सकते हैं कि 4 कैपेसिटर्स मिलकर 5 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटेंस डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल, 2 रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm and 6 ohms are in series. They are in parallel with 10 ohm resistance. The equivalent resistance is. अब यहां पर देखें, यहां पर जो फॉर्मूला है वो कैपेसिटर की निस्बत बिल्कुल उलट हो जाता है। यहां पर जब हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि जनाब इन सीरीज आपने सिंपल सम करना है और जब आप पैरेलल की बात करते हैं तो इन पैरेलल आपने 1/R इक्विवेलेंट वाला रिलेशन इस्तेमाल करना है। 1/R1 प्लस 1/R2
+1/R3 सो ऑन। अब देखिए जो आपके पास कॉम्बिनेशन गिवन है जरा उसके ऊपर नजर रखें। उसने कहा 4 और 6 ओम ये आपने जोड़ दिए सीरीज में, यानी इसका जो कंबाइन रिजल्ट डेवलप होगा वो कंबाइन रिजल्ट होगा 10 ओम। अच्छा, दूसरी तरफ जो आपके पास ऑलरेडी 10 ओम इसके साथ पैरेलल में जुड़ी हुई थी वो अपनी जगह पर मौजूद है। जब हम इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो उसमें बेसिकली दो 10 ओम की रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो R1 R2 ओवर R1 प्लस R2, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट की है कि अगर दो रेजिस्टर्स पैरेलल में जुड़े हों तो बजाय 1/R1 प्लस 1/R2 करके उसका एलसीएम लेके एंड पे हम सॉल्व करके रेसिप्रोकल लें, उससे ज़्यादा बेहतर है कि इसको एक ही दफ़ा ऐसे सॉल्व कर लें। अब आपके पास R1 कितना है 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10, यानी 100 डिवाइडेड बाय 20 मीन्स 5 ओम्स, यानी यहां पर ऑप्शन ए बेस्ट ऑप्शन है। The armature of a DC motor has 20 ohm resistance. It draw a current of 1.5 ampere when run by 220 volt DC supply. The value of back EMF induced will be. अब देखिए आपके पास ये जो बैक EMF वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसके बारे में हम ये कहते हैं कि ये जो बैक EMF है ये बेसिकली एक इस तरह का कॉम्बिनेशन हमारे पास डेवलप हो रहा होता है कि हम लोग ये कहते हैं कि ये जो बैक EMF है ये अप्लाइड वोल्टेज माइनस जो भी वहां पे ड्रॉपेज हो रही है उस सब के माइनस करते हैं तो हमारे पास आती है। अब जो अप्लाइड वोल्टेज थी आपके पास वो 220 वोल्ट थी, माइनस करंट जो था आपके पास 1.5 एम्पियर था, जो उसकी रेजिस्टेंस थी वो 20 ओम थी। दोबारा से हम अगर इस पर नजर डालें 20 ओम उसकी रेजिस्टेंस थी, 1.5 एम्पियर करंट था, 220 वोल्ट डीसी सप्लाई की जा रही थी वहां पर। तो जब मैं इस सब को देखता हूं, इस सब को सॉल्व करता हूं तो 220 माइनस, अच्छा अब इस मल्टीप्लिकेशन को देखें। शायद किसी बच्चे के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाए, स्टूडेंट के लिए कि यार ये कैसे करना है, तो हम कहते हैं कि इसको आसान कर लें, इस पॉइंट को रिमूव करें, इसको 10 करें, 0 0 से कैंसिल, अब 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल 30, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 190 वोल्ट, यानी ऑप्शन बी इसमें बेस्ट ऑप्शन है। The de Broglie wavelength of neutron when its kinetic energy k is lambda. What will be its wavelength when kinetic energy is 4k? अब देखिए इस सवाल में सॉल्यूशन के साथ साथ इस रिलेशन को याद रखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक रिलेशन था लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर 2m ev था, जो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्लेन कर रहा था। तो हम इसको अगर काइनेटिक एनर्जी की सेंस में लिखें तो वो रिलेशन ऐसे बनता है। अब अगर इसी रिलेशन को मैं के की फॉर्म में लिख दूं तो मैं इसको लिख सकता हूं h ओवर 2m के फॉर काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब उसने ये कहा कि आप ये बता दें जनाब कि अगर काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गई है तो फिर मैं कहूंगा लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर 2m 4k। ये जो 4 वाले के एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है ना, आप इसको जरा सॉल्व कर लें। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये मेरे पास बन जाता है h ओवर 4 के स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये 2 होकर अलग हो जाएगा और बाकी फैक्टर वैसे ही आ रहे हैं 2m k। अब ये देखें ये किसके बराबर आ रहा है, ये बराबर आ रहा है इस रिलेशन के। अब अगर मैं कहूं कि ये लैम्डा प्राइम था, ये सारा फैक्टर जिसके लिए 4k काइनेटिक एनर्जी थी, तो फिर अगर मैं यहां पर लैम्डा पुट कर दूं तो लैम्डा प्राइम वुड बी इक्वल टू लैम्डा ओवर 2। बड़ा सिंपल सी बात है कि हम लोग जब भी किसी रिलेशन को कंपेयर करते हैं किसी वैल्यू में चेंज के हिसाब से, तो सबसे पहले हम उससे वो जो ओरिजिनल रिलेशन था ना, जैसे यहां पे h ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2m के ओरिजिनल रिलेशन था, उसको डेवलप करेंगे। उसको डेवलप करने के बाद हम लोग
वो वैल्यूज बैक सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहां पे हम लोगों ने h/2m के स्क्वायर रूट पुट किया, फिर उसको वापस बैक सब्स्टिट्यूट किया, तो लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू λ/2, यानी ऑप्शन ए यहां पर बेस्ट ऑप्शन के तौर पर अपीयर होगी। उसके बाद हमारे पास जनाब हाफ लाइफ से रिलेटेड एक सवाल आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और यहां से तो आने वाले सवाल बिलमुम होते ही कैलकुलेशन बेस्ड है। वो कहते हैं आफ्टर ए टाइम इक्वल टू 5 हाफ लाइफ्स द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल रिमेन्स अनडिकेड इज। अब इसमें कैलकुलेशन जरा डिफरेंट तरीके से करते हैं। देखिए उसने जो हमें कहा है ना 5 हाफ लाइफ्स, हम यही काम करते हैं। हमारे पास शुरू में कितना था मटेरियल 100%, आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ कितना हो गया 50%, आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ कितना हो गया 25%, आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ कितना हो गया 12.5%, आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ कितना हो गया 6.25%, और आफ्टर फिफ्थ हाफ लाइफ कितना हो गया 3.125 के करीब। अब इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहां पर ऑप्शन डी बेस्ट ऑप्शन है। जरूरी नहीं कि हर दफा कैलकुलेशन करने के लिए आप सोचें कि यार कुछ सेट फॉर्मूला था इसका, पहले आप मतलब यही सवाल एक लेंथी प्रोसीजर से किया जा सकता है कि आप ये देखें कि अगर आपके पास पहले सैंपल में कितने एटम थे, हम ये कहते कि जनाब पहले जो सैंपल में एटम थे वो n थे, और आप उनको ये चेक करते हैं कि आफ्टर फिफ्थ हाफ लाइफ वो कितने हो गए, तो आप वो कहते हैं कि वो जनाब हो गए n/2⁵, यानी n/32। ये कौन सा सैंपल है जी, ये वो सैंपल है जो अब अनडिकेट सैंपल हमारे पास मौजूद है। अच्छा, अब इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करें तो एक बड़ा लेंथी प्रोसीजर बन जाता। तो हम लोगों ने क्या किया, हम कहते हैं कि हम इस प्रोसीजर के बजाय इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। एक और सवाल, ये भी हाफ लाइफ से रिलेटेड है। वो कहता है आफ्टर 2 hours 1/16 ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ अ सर्टेन रेडियो एक्टिव आइसोटोप रिमेन्स अनडिकेट, द हाफ लाइफ ऑफ द आइसोटोप इज। अब देखिए यहां पर सबसे पहले हमें यह देखना है कि क्या क्या गिवन है। हमें टोटल टाइम गिवन है 2 hours, हमें यह पता है कि उस 2 hours के अंदर सैंपल कितना डिके हुआ, कितना अनडिके हुआ, और उसके बाद हम लोगों ने जो बतानी है बात वो ये बतानी है कि हाफ लाइफ ऑफ इस सैंपल कितनी है। याद रखिएगा ये एक रिलेशन है, हाफ लाइफ टोटल टाइम, जो भी टोटल ड्यूरेशन उसने बताई है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ के बराबर होती है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट करनी है, जो भी फ्रैक्शन गिवन है, चाहे वो डिकेड की है चाहे वो अनडिकेड की है, आप उसको 2 की पावर में लिख दें। लाइक उसने कहा ना यहां पर कि आफ्टर 2 hours जो सैंपल अनडिकेड है वो कितना है 1/16, आप इसको 2 की पावर में लिखें 1/2⁴। ये जो 2 की पावर में जो भी नंबर आया है ना, 2 की पावर में जो भी नंबर आया है ये n है। n मीन्स नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अब अगली बात करते हैं। अब हो गया हमारा काम बिल्कुल सिंपल। हमने जो हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी थी वो किसके बराबर आ गई, वो हाफ लाइफ बराबर आ गई टोटल टाइम यानी 2 hours डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ यानी 4। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 0.5 hours, और 0.5 hour का क्या मतलब होता है, 0.5 hour का मतलब होता है 30 मिनट्स, यानी यहां पर ऑप्शन सी बेस्ट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स इस तरह हम लोग कैलकुलेशंस करके, छोटे छोटे फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके, उनको करेक्टली अप्लाई करके हम लोग बड़े आसानी से कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो इस वीडियो को देखें, इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस करें, भरपूर प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम सॉल्व करें, और जहाँ पे कहीं पे मसला हो हमसे शेयर करें ताकि हम उसको मिलकर सॉल्व करें। भरपूर तैयारी कीजिए, शानदार तरीके से एंट्री टेस्ट में अपीयर हों और भरपूर कामयाबी हासिल करें। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।